From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडियन चैनल पर। आज हम फिर लेके आ रहे हैं वीकेंड विद अशोक वानखेड़े और भाऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भाऊ वीकेंड विद वानखेड़े। आज हम मैन टू मैन बात करेंगे। हम कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं लेके आए हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे कि जो आवाम है भारतीय, जो प्रजा है, जिसको हम कहते हैं आम आदमी हिंदुस्तान के, जैसे आप हैं, मैं हूं, और जो आम लोग हैं, वो किस टर्मोइल में, उनके दिमाग में क्या उनकी व्यथा होगी, कि क्या सोच रहे होंगे कि क्या हो क्या रहा है। हम हर चीज को आज टच करेंगे, बिल्कुल जिसको कहते हैं एक ओपन एंडेड डिस्कशन के क्या हो रहा है इस टाइम पे भारत में, और क्या छवि हमारी देश में, दुनिया भर में बन रही है हमारे देश की, कि संसद में बवाल हो रहा है। एक नरवणे जी की डेकोरेटेड ऑफिसर, हमारे जनरल, हमारे महाराष्ट्र के मराठा मानव साहित्य, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। उनकी उनको क्या डील करना पड़ा होगा जब ईस्ट लद्दाख में जो प्रॉब्लम हुई है 2020 में 31 अगस्त को, और उसके बारे में गैग कर दिया गया ऑपोजिशन पार्टी को। पार्लियामेंट में कोई बोल नहीं सकता है, और झूठ पकड़ा गया क्योंकि राहुल गांधी किताब ले आए हार्ड कॉपी वो। और उसके बाद जो बवाल हुआ कि संसद में हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, कि जो महिला सांसद हैं 2-3 जिन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, तो उनकी जो है सत्ता पक्ष की जो कोई नेता है, वो टीवी पे आके कह रही हैं कि वो दांत है उनके, वो काट लेती, और मोदी जी उठ के चल दिए। सारी दुनिया ने देखा है कि कायर किस्म का उनका हरकत थी, चल दिए। मनमोहन सिंह जी खड़े थे जब ये खुद जाके वेल में कागज फाड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, और वो फिर भी खड़े रहे, बोलते रहे। या तो इनका जो संसद चलाने वाला है स्पीकर, वो इनकी तरफ देखता है तो ऐसे हंस के देखता है जैसे पता नहीं कोई महबूबा को देख रहा है, और उस तरफ देखता है तो जैसे कोई उसका यार आ गया है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है हमको। और फिर वो चल के जाते हैं, फिर वो उनको कहते, आगाह करते हैं कि आप नहीं आइएगा, आपकी जान को खतरा है, आपके लिए कुछ भयभीत चीज होने वाली है, नहीं जाते हैं। फिर उठ खड़े हुए भाग के मलेशिया चले गए। इस साउथ ईस्ट एशिया का उद्धार करना है। आप अपने देश को तो देख लीजिए, कल अमेरिका से जॉइंट इनका एग्रीमेंट आ गया, इंटरम एग्रीमेंट, जिसमें एक एक पॉइंट से इनकी हार 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 दिख रही है, और ये मानने को तैयार नहीं है। जो रूस इतने सालों से वो देश हमारे साथ था, आज आपने उसको नकार दिया, वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इसकी भी खबरें हैं हमारे पास। और फिर आप किसी का चरित्र हरण कर रहे हो। आप नेहरू जी को, इंदिरा जी को वहां पे संसद में आप बेशर्मी के साथ आप उनका अनादर कर रहे हो। इनकी किताबें खोलने को आए तो बलराज ने एक किताब लिखी थी जो कि बलराज मोदक, हाँ, बलराज मोदक, बलराज मोदक, वो सेकंड नंबर पे था जनसंघ बनाने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में। उनकी किताब है। इनके कच्चे चिट्ठे खोलने को आए तो हमारे पास सब है, सब सीडियां। मानसी सोनी कौन थी, यहां से हम सब निकाल के आपको दे सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसे। हमें अनिल अंबानी जो है आपका, जिसको ले जाके आपने ठेके दिलाए हैं, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है, और आपका नाम लेके कह रहा है कि लीडरशिप वुड वांट मी टू कम एंड मीट बैनन
and some other folks to facilitate Modi's visit with Trump, और फिर इजराइल जाना है, वहां से $10 मिलियन का धंधा लेके आना है, और उसके बाद आप फ्रांस में उसके जाके उसके बाद शायद पहले आप धंधा दिलाते उसको, जो जहाज 550 करोड़ का था वो 1650 में खरीद के लाते हैं। तो ये शर्मनाक बातें हैं, और किसी देश में कोई भी जनता जो है वो उसको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुई है कि हमारा क्या होगा। उनको पता है कि हम निश्चित है उनका भविष्य, हमें सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, हमें नौकरियां मिल रही हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हर देश में होता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल खटाई में पड़ चुका है काम। तो भाऊ आप बताइए कि ये आप एक आम आदमी के तरफ वहां क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और कैसे हम इससे चल सकेंगे। अभी सारी वो बातें तो अजीत puppet show सारी बातें तो अजीत भाई आपने सुनी बताई दी है। आप अमेरिका में रहते हुए यदि ये सारी बातों को जानते हो तो भारतीय तो जानते ही होंगे, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी गरीबी की है, मजबूरी संघर्ष की है, मजबूरी लॉ एंड ऑर्डर की है, मजबूरी सरकार नॉन गवर्नेंस की है, कई मजबूरियां हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम वीकेंड विद अशोक वानखेड़े है, तो पूरे सप्ताह का हम लेखा जोखा देखें तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल आई थी और उसमें मोदी जी का जिक्र आया था पहली बार कि मोदी जी ने मुझे एडवाइस मांगा, एप्स्टीन कहता है। जी। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि डांस एंड सिंग टू इजराइल, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो वो इसका मतलब था कि उनको इजराइल को खुश करो तो आप अमेरिका में एंट्री ठीक से पा पाओगे। और उसके बाद ही अमेरिका इजराइल जाते हैं और फिर बड़ी खुशी का माहौल होता है। हाँ, ये और सारी वहां $10 बातें, बिलियन का असला खरीद के आते वो तो हैं। व्यापार तो वो तो वैसे ही इजराइल हमको इवन कारगिल के समय भी इजराइल ने सप्लाई दिया है, ऐसी बात नहीं, पहली बार जी। नहीं हो रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उनको एडवाइस मांगी, सवाल ये है कि एप्स्टीन के साथ भी हमारे संबंध थे क्या, सवाल ये है। इसके पहले पुरी जो हमारे यहाँ मंत्री है, वो साहब अमेरिका में पोस्टेड थे, पूरे जीवन का बहुत सारा आईएफएस ऑफिसर है, अमेरिका में रहे। और जैसे-जैसे एप्स्टीन की फाइल आ रही है, उसमें पुरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पुरी से बहुत उनकी मतलब पुरी रिटायरमेंट के बाद बीजेपी जॉइन करते हैं, मंत्री बनते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है इंडिया में, क्या एप्स्टीन की वजह से या इज़राइल के मोज़ास की वजह से पुरी मंत्री बने? क्या ऊपर से दबाव था? पुरी का रोल क्या था? पुरी एप्स्टीन को कैसे जानते थे? और ये सारी फिर अनिल अंबानी कैसे जानते थे? अनिल अंबानी की और प्रधानमंत्री जी की दोस्ती कैसी है? प्रधानमंत्री और पुरी क्या है? और इन तीनों के बीच में एप्स्टीन क्या कर रहा है? और ये सारी बातें जब सामने आई और अखबारों में हंगामे हुए, कुछ मतलब सोशल मीडिया पे, अखबार तो क्या लिखेंगे, वो तो एप्स्टीन खा गए पूरा। तो उसके बाद हमारे यहाँ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्हें एक स्टेटमेंट जारी किया। और स्टेटमेंट ये था कि एप्स्टीन फाइल, सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल, एक तो उनका वो जो शब्द था, आई हैड अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन दैट। इट इज नॉट कॉल्ड, इट इज नॉट सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स, इट इज द एप्स्टीन फाइल। इट इज रिलीज्ड बाय द अमेरिकन लीगल डिपार्टमेंट। इट हैज डिपार्टमेंट अ ऑफ सेंसिटिव, जस्टिस, ये कोई डिपार्टमेंट ऑफ किसी जस्टिस। हिंदू, हाँ एग्जैक्टली, ये किसी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या किसी अखबार का एक्सपोजर नहीं है जिसको आप नकार दें। तो इसको लीगैलिटी है वर्ल्ड ओवर, चाहे अमेरिका, चाहे यूके हो, अपना यूनाइटेड किंगडम हो, या आपके यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हो, वो माफी मांग रहे हैं इस बात को कि उनका नाम आया, उनसे गलती हो गई। लोगों की, कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए, कई सांसदों ने इस्तीफे दिए। वर्ल्ड ओवर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। मेंडलसन एक ने आज अकेला भारत, यूके में इस्तीफा बिल्कुल दे दिया। हाँ। इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ बेशरम सरकार ये है और निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। इन्होंने कहा कि सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल में जो आया है वो सब रबिश है। इज़राइल का जो डेट लिखा है प्रधानमंत्री के टूर का, बस वो ठीक है। बाकी जो आदमी सजा याफ्ता होगा, जो आदमी क्रिमिनल होगा, उसकी बात क्या मानना? अब इन मूर्खों को कौन बताए कि सजा याफ्ता और क्रिमिनल ही बताता है कि उसके पार्टनर्स कौन है। उसी से तो बाहर आएगी बातें कि उसके साथ कौन-कौन था। इसी आदमी ने, सजा याफ्ता आदमी ने, अच्छा ये सारा काम 2014, 2015, 2016, 18 ऐसा हुआ है। लेकिन 2008 में ही एप्स्टीन सजा पा चुका था। जिस आदमी को सजा हो गई, उस आदमी के कहने पे
उस आदमी के असिस्टेंट के वीजा के लिए इंडिया में पुरी साहब क्या कर रहे थे? और वो आपके कैबिनेट में कैसे मंत्री है? यदि वो सजा याफ्ता मुजरिम है, तो सजा जिसको मिल चुकी है, ऐसे मुजरिम के लिए यदि पूरी काम करते हैं, तो इस कैबिनेट में क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ उसने व्यवस्था की होगी, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री सामने आके बताते नहीं कि क्या संबंध थे, तब तक तो ये भी है। आप किसी लिकर शॉप में जाके गंगा जल तो नहीं खरीदेंगे ना? यदि आप लिकर शॉप गए तो लोग यही कहेंगे कि लिकर खरीदने गए थे। बिल्कुल। आप वहां जाके ये थोड़ी बोलोगे कि अच्छा मेरे को तो अजीत भाई जबरदस्ती ले गए थे। अरे कम से कम ये भी तो बोलो कि जबरदस्ती ले गए थे। अरे आप बोलते हो मैसेज कि है वो that I want to come visit you again कब विजिट and hand you अगेन over some books, बुक्स, ये exotic बहुत books, सारी so that you ये सारी know what India is. वो exotic इंडिया books क्या है? वो कामा क्या सूत्रा की किताबें देने जानी थी उनको। तो सवाल ये है, तो इससे सरकार भाग रही है। ये सरकार कभी सवालों का जवाब नहीं देती। 2014 ही छोड़िए, आप मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी देखिए नरेंद्र मोदी जी का, वो सवालों से हमेशा भागते हैं। उन्होंने किसी भी सवाल का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। और जब कोई सवाल पूछता है तो ये जवाब में अतीत में चले जाते हैं, इतिहास में चले जाते हैं, पुराणों में चले जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो अतीत में ज़्यादा जाते हैं, उनका वर्तमान शून्य होता है और उसका भविष्य अंधकार में। यदि आपका वर्तमान ज़बरदस्त है, तो आपको अतीत में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ही बताने लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये तो एप्स्टीन फाइल की, अगर एप्स्टीन में और बाकी रोज़ नई चीज़ें आ रही है और रोज़ इनका किसी के साथ ट्रायंगल, किसी के साथ ये सारा चीज़, ये कह नहीं सकते कि अनिल अंबानी को नहीं जानते। ये कह नहीं सकते कि मैं पुरी को नहीं जानते। ये सारी बातें जो है, इसे अनिल अंबानी को रैफल्स का ऑफसेट डील आपने दिलवाया था। आप ही हाँ। लेके गए थे। ये कई चीज़ें हैं। हालाँकि मैं हमेशा निजी ज़िंदगी में झाँकता नहीं। अब अनिल अंबानी ने वहाँ जाके स्वीडिश ब्लॉन्ड को बुलाया और ये सब कौन मेरा चॉइस है, ये उससे बातें हो हमें गई। कोई मतलब चलो नहीं ये है। आपस में दैट इज़ द बेडरूम स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन, तो मैं उसमें हाँ, सीरियसली लेता नहीं। लेकिन एक उससे हमें आदमी जो नाबालिग लड़कियों के शोषण के लिए जिसको सज़ा हुई थी, उस आदमी के साथ आपके संबंध कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर पे छींटे उड़ाते हैं। ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, ये पूरे देश का अपमान है, 140 करोड़ लोगों का अपमान है, लाखों करोड़ों लोग जो देश के बाहर भारतीय होने का गर्व करते हैं, उनका अपमान है। इस पे सरकार को सामने आने आके सच क्या है बताना चाहिए, ये नकारना नहीं चाहिए कि वो सजा याफ्ता आदमी है, उसकी क्या बात माने। तो जो लोग पकड़े जाते हैं, वही तो बताते हैं कि गुनाह किसने किया और कौन-कौन गुनहगार है। सजा याफ्ता इंसान को मानोगे नहीं तो इस देश में तो ट्रायल्स कभी चलेगा ही नहीं। कल कोर्ट कहेगा कि भाई इसने हत्या की है और ये बोल रहा है कि मुझे इसने मदद की है। अब ये हत्यारा है, इसकी क्या बात मानना? ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मोदी जी वहाँ एक्सपोज़ हो गए। लेकिन उसके बाद अभिभाषण हुआ राष्ट्रपति का और एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दिया, नहीं। अभिभाषण पे बात होती, एप्स्टीन पे बात होने के लिए उन्होंने बाकायदा एक मोशन मूव किया था। उसमें चर्चा का समय भी मिलता, चर्चा भी होती। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ये डिरेल क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलते हुए बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने तेजस्वी कांग्रेस को सूर्या। गद्दार और देशद्रोही कहा। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस को देशद्रोही बोलने का कोई जरूरत नहीं था। राष्ट्रपति जी ने जो बखान किया है, जो देश की प्रगति का उल्लेख किया है, उसको एंडोर्स करने का काम आपका है, जी, कांग्रेस को गाली देने का नहीं। जब आपने बिल्कुल। कांग्रेस को गद्दार कहा, तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने उस गद्दारी का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए। जब वो बोलने के लिए खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गद्दार और राष्ट्रद्रोही कहा है। राष्ट्रद्रोह क्या होता है, मैं सिर्फ 4 पन्ने पढ़ के आपको बताऊंगा। और जैसे ही उन्होंने किताब का नाम लिया नरवणे का, नरवणे की किताब का नाम लिखते ही राजनाथ सिंह उछल गए। मैं राजनाथ सिंह जी को जानता हूं, उनका ये कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो जब उछल गए तो मुझे लगा कोई दाल में काला। और वो जब उछल गए और उसके बाद लगातार उस किताब का जिक्र नहीं होना चाहिए, किताब है। इसके पहले आडवाणी जी ने कई बार कई किताबों का जिक्र किया विपक्ष में रहते हुए, और रिकॉर्ड पे गए हैं, पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए पार्लियामेंट के। अरे इन्होंने ही वो तीसरे दिन अनपब्लिश्ड, किया, जो लिया है हाँ, वो नेहरू हाँ, के और हाँ, उसकी हाँ। किताब है तो ये उन्होंने सब। कहा कि ये अनपब्लिश्ड किताब है। उन्होंने कहा कि अनपब्लिश्ड किताब है तो मैं कैरवान की पढ़ता हूँ, जो पब्लिश उसमें से एक्सपर्ट्स है। उन्होंने कहा नहीं, 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 क्या मैगज़ीन का नहीं पढ़ सकते आप, अखबार का पढ़ सकते हैं। ये कौन सा रूल अब बिरला जी ने निकाला?
ये तो कोई रूल नहीं है। इंडिया टुडे सैकड़ों बार कोट हुई है इसी पार्लियामेंट में। इंडिया टुडे वर्तमान पत्र तो नहीं है, मैगजीन ही है। उसके बाद ये कोई बहुत नया एक्सपोज़र नहीं था। 2023 में ये किताब लिखी गई, पब्लिशर को दी गई। पब्लिशर ने एक प्रिकॉशन करके, क्योंकि ये सीडीएस भी रह चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये आर्मी के चीफ रह चुके हैं जनरल नरवणे। तो उनको उनकी किताब के लिए परमिशन मांगी उन्होंने डिफेंस से। 2023 से लेकर 26 तक उस किताब को छपने की परमिशन नहीं दे रहा डिफेंस मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय बताए कि उसमें झूठ क्या है। रक्षा मंत्रालय बताए कि इसमें नरवणे ने झूठ लिखा है, नरवणे को फांसी दो। नहीं, छप गई थी, मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज नहीं हुई, रिलीज नहीं होने नहीं, दी। रिलीज छप गई थी किताब, लेकिन रिलीज नहीं हुई। आज भी नहीं। अमेज़न पे आपको उसका पोस्टर मिलता है हाँ ना? हाँ। लेकिन मिल नहीं रही किताब। जो पहली जो कॉपीज आई थी वो आई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उस किताब में था क्या ऐसा? उस किताब में कुछ नहीं था। जिस डेट का आपने जिक्र किया 31 अगस्त 2020 का, उस दिन उन्होंने देखा कि एक नया-नया पोस्ट हमने ईस्टर्न लद्दाख में एक्वायर किया था और वहाँ टेंट लगाया था और पहाड़ी के ऊपर था। देखा लेपर्ड नीचे स्नो। येलो सी क्रॉस, हाँ, नीचे लेपर्ड। देखा कि येलो सी क्रॉस करके 4 टैंक आ रहे हैं, पीछे उनके पूरा इन्फैंट्री बटालियन एक चल रही। जोशी जनरल कमांडर जोशी जो कमांडर इन चीफ थे ईस्टर्न सेक्टर के, उन्होंने रात को नरवणे जी को फ़ोन किया। रात को 8:30 बजे, सवा 8 बजे की बात है। नरवणे जी ने तुरंत फ़ोन किया, रक्षा मंत्री को नरवणे जी ने फ़ोन किया, विदेश मंत्री को नरवणे जी ने फ़ोन किया, एनएसए को नरवणे जी ने फ़ोन किया, विदेश मंत्रालय को कि क्या स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि हमारे आर्मी को पाकिस्तान बॉर्डर पे ये फ्री एक्सेस है कि यदि वहाँ मूवमेंट दिखे या वहाँ से फायरिंग हो तो आप तुरंत क्रॉस फायरिंग कर दीजिए। तो ऐसी सैकड़ों फायरिंगें होती रहती है दिन में, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाइना के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, नो नॉट अ सिंगल बुलेट विल बी फायर। आपने देखा राइट। होगा गलवान में 30-40 लोग हमारे मर गए थे, तब भी वो फायरिंग हैंड नहीं हुआ कॉम्बैट, था। हैंड हैंड कॉम्बैट। हैंड 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 कॉन्फ्लिक्ट। तो ये स्ट्रिक्ट था। तो उन्होंने कहा कि मैं हम क्या, व्हाट आर माय इंस्ट्रक्शंस? उसके बाद कोई जवाब नहीं। उसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्शन माँग रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। रक्षा मंत्रालय को बार-बार कह रहे हैं रक्षा मंत्री सुन रहे हैं, फ़ोन रख रहे हैं, सुन रहे हैं, फ़ोन रख रहे हैं। इसके बीच में उन्होंने एक सेफ्टी के लिए कहा कि आप वो लाइट वाला फायर कीजिए, जिससे एक लाइट जाती और गिरती है। उससे 2 चीज़ें होती है कि आपको जिस एरिया में लाइट गिरती है, उस एरिया का आपको एक चित्र दिखता है कि क्या है, हो रहा है मूवमेंट, और एनिमी यदि एडवांस हो रहा है, तो उसको इंडिकेशन होता है कि आपके मूवमेंट हमको पता पड़ गई है। बी यस। अवेयर, आप यस। ऐसा छुप के नहीं आ रहे हैं। जी। तो ये जैसे ही वो फायर हुआ, उसके बाद जनरल जो थे चाइना के, उन्होंने मैसेज किया नरवणे साहब को कि let us not advance, now let us stop wherever we are, and tomorrow morning at 9:30 we will have a flag meeting 9। of the बिल्कुल। officers। बिल्कुल। अब ये भी परमिशन नरवणे नहीं दे सकते जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते। फिर ये बात भी उन्होंने कर दी। उसके बाद क्योंकि नरवणे जी ने मैसेज नहीं दिया, मैसेज का उत्तर नहीं दिया, इसलिए चाइनीज़ टैंक फिर एडवांस हो गए। फिर जोशी जी का फ़ोन आया कि चाइनीज़ टैंक आ रहे हैं, क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपनी लाइट आर्टिलरी रेडी रखिए, हो सकता है आपको फायर करना पड़े, रिटेलिएट करना पड़ेगा, पोस्ट तो जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। इसके बाद जब बहुत परेशान हो गए तो रात को 10 बजे, मतलब 2 ढाई 3 2 ढाई घंटे के बाद फिर इन्होंने फ़ोन किया रक्षा मंत्री को, सर क्या करें? अब वो गले तक आ गए हैं। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, मुझे 500 5-10 मीटर मिनट दे आमने दीजिए। सामने, 500 हाँ, मीटर। 500 मीटर के जब आमने-सामने आए, तब उन्होंने जाके फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी बात हो गई प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो आपको उचित लगे कर लेना। सवाल वो है, तब नरवणे जी ने कहा कि जो उचित लगे कर लेना, ये शब्द सुनने के बाद मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई नहीं जानते थे। वो सिख रेजिमेंट के ऑफिसर थे, उन्होंने लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर तक बहुत झंडे गाड़े। सवाल ये था, उन्होंने कहा कि कोविड का पीरियड चल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विदेश में क्या हम कितने लोगों से, क्योंकि चाइना पे फायरिंग करना मतलब कि वॉर को आमंत्रण देना है। यदि ये फुल फ्लेज वॉर शुरू हो गया तो ये लंबा चलेगा। चाइना की अपनी सप्लाई लाइन है, इसलिए उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना है। हमारी सप्लाई लाइन विदेशी सप्लायर पे डिपेंड है, क्या वो सप्लाई लाइन कंटिन्यू रहेंगे? हमारे विदेश मंत्रालय को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को इसको इन्वॉल्व होना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी क्षेत्र में क्या होती है, गृह मंत्री को इन्वॉल्व होना होगा। इन सारे लोगों की डिसीजन मुझे लेनी थी। तो ये जो सीसीएस है इसके पहले कैबिनेट। इसके पहले जी। उन्होंने कहा कि कारगिल के समय क्या हुआ था? उन्होंने कारगिल का उदाहरण दिया। कारगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी की एक कैबिनेट कमिटी ऑन डिफेंस होती है, सिक्योरिटी।
वो बैठती है, उसमें गृह मंत्री होते हैं, उसमें फाइनेंस वित्त मंत्री होते हैं, उसमें आपके रक्षा मंत्री होते हैं, उसमें विदेश मंत्री होते हैं और की प्रधानमंत्री से स्टेकहोल्डर्स, चेयर यस। करते हैं और वो सब तय करते हैं। वित्त मंत्री बताते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं इतना एक्स्ट्रा आपको दे सकता हूँ। गृह मंत्री बोलता है कि मैं अंदर मूवमेंट देखता हूँ कि द एंटायर कंट्री विल सपोर्ट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहता है कि आई विल मेक श्योर दैट एंटायर वर्ल्ड सपोर्ट्स अस। ये सारी बातें होती हैं, देन यू गेट अ ऑर्डर, गो अहेड। फौजियों का काम लड़ना है, नीति निर्धारण का काम नेताओं का है। बिल्कुल। यदि जो उचित समझे वो नरवणे जी को करना है, जो उचित समझे वो रिजर्व बैंक को करना है, जो उचित समझे कृषि मंत्री को करना है, जो उचित है वो इंडस्ट्री मिनिस्टर को करना है। सबको ही उचित है जो समझना है। तो बाबा आप काय को गणपति बन के बैठे हो वहां पे? आपको उचित समझे आप गुजरात चले जाइए झोला उठा के। आप क्यों चेयर गरम कर रहे हैं? वो किस लिए बैठे हैं आप? क्या और ढेले भर का डीके काम नहीं लाल आपके पास? आके 56 इंच ये वो क्या सब सब कहाँ सब गया? सब धरा रह जाता है, सब धरा रह जाता है। ये बोलने की बातें हैं। ये हुआ एप्स्टीन फाइल ओवर। अब आते हैं अमेरिकन एग्रीमेंट पे। हमारे देश का दुर्भाग्य है, जब से मोदी जी आए हैं तब से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हमारे लिए आप जहां बैठे हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं, अजीत भाई, डोनाल्ड तो ट्रंप अपने साहब। देश के लिए कर रहे हैं। वो नहीं, अनाउंसमेंट भारत का वो करते हैं। हाँ। सीज फायर हुआ, उन्होंने अनाउंस किया, सीज फायर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया, सीज फायर हुआ। और 1 घंटे बाद हमारे देश ने कहा सीज फायर हुआ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट हो गया। फिर हमारे देश ने कहा वो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, 143 करोड़ लोग आपको धन्यवाद देते हैं, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट हो गया? कोई बताने को तैयार नहीं। हार फिर पहनवा कल लिया रात को, सूर्य। हाँ, हाँ। हर बार बड़ा पहनवा लिया कि एग्रीमेंट हो गया और हम 18% पे आ गए, देख लीजिए 50% पे, और हमारे यहाँ चैनलों पे हो चाहिए। अरे झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया और ट्रंप को झुका दिया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। लेकिन एग्रीमेंट क्या है कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि किसी के पास नहीं था। ट्रंप ने बोला हो गया, इन्होंने ताली बजाई। उसके बाद ट्रंप साहब ने रात को फिर 12 बजे एग्रीमेंट रिलीज कर दिया, टेंटेटिव एग्रीमेंट। और जैसे टेंटेटिव एग्रीमेंट आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और भारत अब खुशहाली करेगा, भारत आगे बढ़ेगा। हमने कहा कि बहुत बढ़िया, ट्रंप साहब ने पहली बार भारत को कुछ दिया है करके हम एग्रीमेंट लेके बैठ गए। पहले तो हमने ट्वीट देखे। अब मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताता हूं जो हास्यास्पद है। हमारे वाणिज्य मंत्री जो है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा 30 ट्रिलियन का मार्केट अपने लिए खुल गया है। तो मैंने कहा 30 ट्रिलियन का यदि इंपोर्ट अमेरिका का है, पूरा तो फिर जीडीपी है अमेरिका का। तो अमेरिका का क्या होगा भाई? तो हमारे पास तो आंकड़े ही गलत है। फिर मैंने देखा कि अमेरिका का कुल इंपोर्ट 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, पूरे 4 ट्रिलियन के आसपास। 3-3.5 ट्रिलियन का है। 3.5, हम 4 बोलते हैं उसको, जी। चलो। तो 4 ट्रिलियन के इंपोर्ट में ये 30 ट्रिलियन कहां बेच रहा था? बड़ा अजीब। दूसरी बात, उनका कहना है कि 50 से 18 पे लाया। यही एक मिस कैलकुलेशन है। हमारा देश अमेरिका सामान भेजता था तो एवरेज टेरिफ 2.4% था, एवरेज। किसी पे 3% था, किसी पे 1.5% था, किसी पे 2% था। एवरेज टेरिफ था 2.4%। और भारत चार्ज करता था अमेरिकन गुड्स पे 17% एवरेज टेरिफ। ये आ गए इन्होंने, ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टेरिफ के नाम से 25% लगाया भारत पे। तो वो 25% 2.5% से था। हाँ। फिर रशिया से ऑयल लेते हैं करके फिर 25 लगाया, तो 50 हो गया। यदि हमें वापस अपने स्टैंड पे जाना है तो हमको 2.5 पे जाना चाहिए था। उन्होंने 2.5 से 25, 25 से 50 और 50 से 18 करके ये ताली बजा रहे हैं। मैं देखता हूं 2.5 से 18 पहुंचे हम। हमारा जो 91 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो हम बेचते हैं अमेरिका को, वो 2.5% पे था, अब 18% लगेगा। और ये 50 से 18 पे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये खेला इन्होंने। तीसरी बात,
अमेरिका भारत से क्या लेगा और कितना लेगा इसका कोई कमिटमेंट नहीं। वो कभी भी नहीं लेकिन लेंगे। भारत अमेरिका से किसी भी हालत में $500 बिलियन का माल खरीदेगा, ये गारंटी ली। अब 91 को हम 100 माने तो $100 बिलियन से $500 बिलियन 5 81 गुना। है, 81 है एक्चुअली जो एक्सपोर्ट का। मैं तो इसको चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ तो मैं मोटे तौर पे हाँ, लेते हैं। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू द एग्जैक्ट पॉइंट। 100 राइट, करोड़ यदि मैं मानूं हाँ, तो 505 गुना जाना चाहिए, 5 टाइम्स। तो अब मुझे बताइए, अमेरिका का एकदम कंजम्पशन 5 टाइम बढ़ जाएगा क्या इंडिया से लेने के लिए? इंडिया क्या लेगा? अब जबरदस्ती क्या लेगा? इंडिया जबरदस्ती तेल लेगा, क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट में सबसे बड़े 2 बिल है, एक हाँ, क्रूड ऑयल है और दूसरा डिफेंस है। बिल्कुल। ये दोनों परचेसेस हम अमेरिका से करेंगे, चाहे हमको चाहिए नहीं चाहिए, चाहे हमको सस्ता पड़ता है महंगा पड़ता है, लेना पड़ेगा, क्योंकि बाप को $500 बिलियन देने हैं किसी भी हालत। ये अपने गले पे पड़ गई। तीसरी कंडीशन उनकी ये है कि यू विल नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम रशिया। उन्होंने मॉनिटरिंग करेंगे, अपने मॉनिटरिंग। उन्होंने अपने यहाँ पे बाकायदा कमिटी बनाई है। हाँ, वो कमिटी मॉनिटरिंग करेगी, इधर उधर जा तो नहीं रहा है इंडिया, विश्वास नहीं उनको इंडिया पे। हम्म, वो मॉनिटरिंग करेंगे और जिस दिन रशिया से तेल लोगे उस दिन फिर 25% लगा देगा एक्स्ट्रा वो। ठीक है, 18 प्लस 25 आप देख लीजिए कितना होता है, ये हो गया 43। तो टंग तलवार है। रशिया हमारा जो पार्टनर है वो कहते हैं, अच्छा वो उसने कहता है कि $11 आज और कम कर दिया तेल। कर दिए। उसने उसने और एक दूसरी तरफ कहा वेनेजुएला से तेल ले सकते हैं। मैंने कुछ अमेरिकन अखबार में कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों के लेख पढ़े। आई हैव रेड सम आर्टिकल्स बाय द इकोनॉमिस्ट इन अमेरिका। उनका कहना है कि वेनेजुएला की हालत इतनी बुरी है और वेनेजुएला के जो तेल के कुएं हैं, यानी जो पंपिंग स्टेशन है, वो इतनी बुरी हालत में है कि यू विल हैव टू पंप इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर टू मेक देम वर्क। या, यस, तो वेनेजुएला का ऑयल ऐसा नहीं कि रखा हुआ है टैंकर में और लोड कर दिया और निकल लिए। वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ये काम अमेरिका को करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, उसके बाद वेनेजुएला का तेल बेच पाओगे। ये फंसा है। और सबसे आखिर में जो बताऊंगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को आने नहीं दूंगा। उसके बाद हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी हालत में एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं आने देंगे। खूब तालियां बजाई और फिर चालू हो गया, देखिए वहां से गेहूं नहीं आएगा, वहां से जवार नहीं आएगा, वहां से ये नहीं आएगा, वहां से वो नहीं आएगा। सब कुछ आएगा। नहीं, मैंने उल्टा देखा सर अजीत भाई। मैंने देखा कि हम अमेरिका से क्या आएगा ये देखने के पहले अमेरिका क्या बेचता है ये पहले देखो। तो अमेरिका एक्सपोर्ट, फार्म एक्सपोर्ट जो है, दैट इज 10% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जितना चीज एक्सपोर्ट करता है उसका 10% उनका एग्रीकल्चर का सेक्टर है, 176 बिलियन, जो मेरे पास आंकड़े हैं अभी। और एग्रीकल्चर टोटल प्रोड्यूस है उसका 20% वो एक्सपोर्ट करते हैं, और एक एवरेज। अब अमेरिका एक्सपोर्ट क्या क्या करता है एग्रीकल्चर में? मेजर एक्सपोर्ट सोयाबीन, कॉर्न, ट्री नट्स, कॉटन, मीट, ये मेजर एक्सपोर्ट है। इसको लेने वाले कंट्रीज कौन है? यूरोपियन यूनियन 606 बिलियन, 27 कंट्री का ब्लॉक है। दूसरा मैक्सिको 510 बिलियन, तीसरा चाइना 463 बिलियन। ठीक है, अब अमेरिका को यदि बेचना है तो उनको सोयाबीन, कॉर्न, ट्री नट, कॉटन और मीट इंडिया को बेचना होगा, उसी को एक्सपोर्ट करते हो। अब इंडिया में वो क्या बेच रहे हैं जो इंडिया ने अलाउड किया? सोयाबीन ऑयल अलाउड किया। सोयाबीन ऑयल मतलब सोयाबीन। हाँ, तो हमारे सोयाबीन वाले प्रोड्यूसर क्या करेंगे? नहीं, मैं यही बता रहा हूं, उसमें भी कैच है। आपके यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होता है, जीएम सोयाबीन। हाँ, इंडिया में जीएम सोयाबीन बैंड है। जीएम सोयाबीन और नॉन जीएम सोयाबीन में फर्क यह है कि यदि पर एकड़ मुझे 5 क्विंटल सोयाबीन मिलता है तो आपके यहाँ वो 25 क्विंटल है। तो आपका सोयाबीन का कॉस्ट कम हो जाता है, इसलिए आपका ऑयल सस्ता हो जाता है। जी।
जब जीएम सोयाबीन ऑयल मेरे देश में आएगा तो मेरे देश का ऑयल उसके सामने खड़ा नहीं होगा। हम ऑयल इंडस्ट्री, सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जब सोयाबीन ऑयल इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी तो सोयाबीन को प्रोसेस करने वाले कौन होंगे? तो सोयाबीन भी खत्म हो जाएगा। सोयाबीन खत्म, सोयाबीन का प्रोसेसिंग प्लांट खत्म, और जो सोयाबीन की खली होती है, डी-ऑयल्ड केक बोलते हैं उसको। सोयाबीन का यदि आप ब्रेकअप देखेंगे तो सोयाबीन में 18% तेल है, 18% तेल है, 2% हम वेस्ट मानते हैं, मॉइस्चर वगैरह, और 80% इज डी-ऑयल्ड केक जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है कई देशों को, एशियन कंट्रीज को। वो भी हमारा लॉस हो जाएगा। हमारा सोयाबीन प्लांट्स बंद हो जाएंगे, सोयाबीन का किसान मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो सोयाबीन उनको बेचना था, उन्होंने बेचा। अब आइए मक्के पे। उन्होंने कहा कि भाई मक्का नहीं आएगा। ठीक है, मक्का नहीं आएगा। आपके यहाँ मक्का सबसे ज्यादा यूज काय के लिए हो जाता है? वहां मक्का आदमी नहीं खाते, वहां आपके यहाँ एनिमल फीड में मक्का यूज होता है। हाँ। फिर मक्के का तेल निकाला जाता है, एथेनॉल, कॉर्न ऑयल, और मक्के से एथेनॉल निकलता है। ठीक है, इंडिया एथेनॉल खरीदेगा अमेरिका से, देखिए। और मक्के से एथेनॉल निकालने के बाद जो डीडीजी रहता है बाकी बचा हुआ, हाँ, जिसको ड्राइड डिस्टिलेस ग्रेन्स कहते हैं, ड्रेन, हाँ। डीडीजी, वो भी भारत इंपोर्ट करेगा। मतलब मक्का भी हो गया। जो हम मेरे ख्याल से पहले एक्सपोर्ट करते थे, हम तेल निकाल के जो बचता था वो हम एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट किया, वो भी अब इंडिया खरीदेगा। मतलब इंडिया आपसे एथेनॉल खरीदेगा मक्के से निकला हुआ, और उस एथेनॉल का जो बचा हुआ जो ये है, जो जो बचता है, जो उसके बाद निकलने के बाद जो वेस्ट है, वो वेस्ट भी हम खरीदेंगे, क्योंकि वो एनिमल फीड में चाहिए। हमारे यहाँ एनिमल फीड भी आएगा, हमारे यहाँ लाल ज्वार भी आएगी आपकी। ठीक है, और फिर कॉटन तो पहले से ही आ रहा है, इस एग्रीमेंट के पहले ही कॉटन 0 डिग्री पे आ रहा है। मेरा किसान कॉटन का भी मर गया। अब ये बोलते हमने लवंग नहीं आने देंगे अमेरिका से। अरे लेकिन अमेरिका कभी लवंग बेचता ही नहीं। हम कहेंगे इलायची नहीं आने दे रहे, हम बीटल नट नहीं आने देंगे। अरे बीटल नट तो हम बेचते हैं उनको। डाले जो अमेरिका से एक्सपोर्ट होता है उसको क्या रोका आपने? मक्का आपने अलाउड कर दिया, सोयाबीन तेल के रूप में अलाउड कर दिया, कॉटन अलाउड कर दिया, सिर्फ एक बचा है, ट्री नट भी है उसमें। ट्री नट भी एग्रीमेंट में है, 0 पे आएगा। सिर्फ बचता है मीट। बाकी चीजें चलो ठीक है, वॉलनट अगर इन्होंने ओपन कर दिया तो वॉलनट तो वॉलनट भी है, खत्म हो जाएगी। वॉलनट है सर, वॉलनट इज वेरी मच देयर। ट्री नट्स मींस ऑल ट्री नट्स। हाँ, वॉलनट्स भी है इसमें, पिस्तेचू भी है इसमें, सारा आएगा। तो कहां मेरा किसान इन्होंने प्रोटेक्ट किया? कहां प्रोटेक्ट किया किसान? झूठ बोलते हैं, किसानों को उन्होंने बेच दिया। देश रशिया से तेल लेना या नहीं लेना किसी ने कंफर्म किया? सरकार में नहीं पूछा था, सवाल पूछा था हमारे सरकार मंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को, और वो सवाल का जवाब देके आप भी हंस देंगे। उनको पूछा कि ट्रंप इज कैटेगरिकली सेइंग दैट इंडिया इज नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? He said, it is not me to answer, let the external affair ministry answer that. मतलब उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी तो वो हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, उधर से वो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सब टोपी घुमा रहे हैं, सब टोपी घुमा रहे हैं। हमारी विदेश नीति अमेरिका चला रहा है। वो कहता है इससे खरीदना, इससे नहीं खरीदना। हम उपनिवेश हो चुके हैं अमेरिका के। वो तय करता है कि हम इनके साथ संबंध अच्छे रखना है, इनके साथ अंदर अच्छे नहीं रखना है। अमेरिका चाइना से जो चाहे खरीद सकता है, रशिया से अमेरिका खरीद सकता है, लेकिन हमने रशिया से खरीदा तो हम पे ड्यूटी लगेगी। क्यों ड्यूटी से डरते हैं हम? क्या हमारे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय सैंक्शंस नहीं लगे थे पोखरान पे समय? क्या देश ने सरेंडर कर दिया था? किस बात से डरते हैं? क्या एप्स्टाइन फाइल में और कुछ बचा है? कुछ वीडियोज भी है जिसका डर है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके मुझे जब उत्तर नहीं मिलेगा तो सवाल और जन्म देंगे। There will be more questions and more questions and more questions if you don't answer the original questions, basic questions. Absolutely. And when you ask these things, they say no, your information is not correct. I said, I'm quoting your tweet. जो आपने ट्वीट किया मैं उसी को कोट कर रहा हूं. How can it be incorrect?
Yeah. तो ये इंसान इसीलिए भागता है। मलेशिया चले गए, मलेशिया भाग गए। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और नरवणे की किताब में तो ये भी दिया कि ये डिफेंस से भी भागते हैं। हाँ, क्यों चाइना से इतने डरते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि कुछ फिल्में हैं चाइना में। क्या फिल्में हैं चाइना में? सुब्रमण्यम स्वामी का अभी तक खंडन नहीं किया किसी भी बीजेपी के नेता ने या प्रधानमंत्री कार्यालय ने। और एप्स्टीन आने के बाद तो अब विश्वास बैठने लगा है सुब्रमण्यम स्वामी पर। तो ऐसी चलो अभी कई तो कई खैर चीजें अभी हैं, अभी ऐसी और कई भी। चीजें हैं इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें हो गई। एप्स्टीन से लेके ट्रेड डील तक हमने बात की, हमने पार्लियामेंट में बवाल कैसा हो गया ये बात की, फिर विपक्ष कैसा ताकत से लगा हुआ है ये बात की। एसआईआर का भूत अभी भी चल ही रहा है, एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। कई चीजें हैं अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। पहली बार हुआ है देश के आजादी के बाद कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील का ड्रेस पहन के जिरहा कर रही है और ममता बनर्जी ने वो किया है। कई नोटिसेस इश्यू हुए ये हैं। तो शाबाशी है, दिस इज तो वेरी नहीं लड़ना, अप्रिशिएट। देखिए लड़ना वैसा ही चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी की सिस्टम है। देखिए मैं मोदी जी को ब्लेम नहीं करता, इस सिस्टम उन्होंने जो बनाया उसका ब्लेम है। आप ऐसा आप चुनाव आयोग को कंट्रोल करेंगे, आप कोर्ट्स कंट्रोल करेंगे, आप सारे ऑफिशियल कंट्रोल करेंगे, तो फिर देश अपने हिसाब से चलाएंगे तो फिर एक तानाशाही होगी, फिर लोकतंत्र क्या है? देश हर आदमी चलाता है, हर नेता, हर पार्टी आई है, थोड़ा बहुत उन्होंने 19-20 किया है, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर रह के करना पड़ेगा ना। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये हम अपना अगले वीकेंड विद वानखेड़े कंटिन्यू करेंगे और होपफुली कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, बिकॉज ये हमें अच्छा भी नहीं लगता रिपोर्ट करते हुए और इसके ऊपर डिस्कस करते हुए, नहीं, लेकिन हम करें तो क्या। यही सोचते हैं अजीत भाई, हम यही सोचते हैं कि जो विदेश में हमारे भाई बैठे हैं, हम देश की बदनामी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष जिससे उनको गर्व है, जिससे वो जुड़े हुए हैं, उनकी मातृभूमि में क्या चल रहा है, ये सच्चाई बयान करना भी हमारा काम है। कुछ नहीं कर सकते, हमारी स्थिति डॉक्टर जैसी है, दवाई कड़वी होती है लेकिन देनी पड़ती है। बिल्कुल। नहीं तो अपने देश का बढ़ाई करने किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ। सीना चौड़ा हो जाता है, चेहरे पे मुस्कान आती है कि ये मेरा देश। जी। लेकिन जब मेरा देश नतमस्तक होते हुए दिखाई देता है, तो पीड़ा मुझे भी होती है, वो पीड़ा आपको भी होती है। तो देश की वस्तुस्थिति बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जो चीजें हुई है वो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दीज आर दी रिकॉर्ड्स, दीज आर दी फैक्ट्स, दीज आर द फिगर्स आई एम कोटिंग इज द गवर्नमेंट फिगर्स। ये सिर्फ आप लोगों को अवगत कराने के लिए कि देश में स्थिति क्या हो रही है और कुछ नहीं। चलो उम्मीद करते हैं, अब तो उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। देखो क्या होता है वहां पे, पपेट शो वगैरह देख के आएंगे मोदी जी, शायद कोई बड़ी खबर लेके आएंगे कि इतने बिलियन डॉलर का मैंने धंधा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ धन्यवाद। रेस्ट ऑफ योर वीकेंड। आप, मुझे पता है आप तो व्यस्त रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, शो आफ्टर नहीं, शो आपके बुक रहते हैं, बट आपके ठीक है। आप हाँ। अजीत भाई हाँ आपके लिए कभी भी हाँ, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू।